तो ये भी कहा था कि फैक्ट्री के नाक में नथ डाल के रोजगार दिलाएंगे। तो साहब कहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। जनता रिजल्ट मांगती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है। लोग उंगलियों पे रखते हैं कि आपने फला दिन क्या बोला था। तो धरना देना, अच्छी टेंट लगाना, टेंट में पंखे लगाना, पंखे लगा के 5 आदमी बैठ जाना, आते सैनिटाइजर करा के राम राम सा, राम राम सा। ऐसे करने से नहीं होता। धरनों से कौन मानने वाला है? आपको जाना पड़ेगा, फैक्ट्री के सामने लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट निकलेगा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का कवच हट जाए ना तो 4000 पे रामा श्यामा है। अच्छा। लेकिन विकास जी, ये मान के चलना पड़ेगा कि एक जाति से कोई नेता नहीं बनता, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि एक जाति के बगैर भी कोई नेता नहीं बन सकता। दिलीप चौधरी की राजनीति एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि बदले की राजनीति की नगर पालिका नहीं है, नगद पालिका है। जैतारण की राजनीति ने अपने अपने बदलाव के क्षण देखे हैं। अगर हम बड़े बड़े बैनर की बात करें तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो बड़े बड़े बैनर से चुनाव लड़ते हैं और बड़े बहुमत के साथ जीत जाते हैं। मगर जैतारण की राजनीति इस साल के विधायकी चुनाव के बाद इस तरह से बदली है कि युवा नेता जो है जैतारण की राजनीति में बड़े पैमाने से सक्रिय हुए हैं। बड़ी भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों के पास तो बहुत सारे चेहरे होंगे, मगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसका वर्चस्व खासकर जैतारण तहसील और विधानसभा मंडल में हम बात करें तो बहुत कम पैमाने पर था। मगर हमारे साथ में आज एक ऐसे युवा नेता है जिन्होंने इस पार्टी के लिए बहुत ज़मीनी स्तर पर कार्य किया है और पंचायती राज के चुनावों को अगर देखा जाए तो उसके अंदर उनका प्रदर्शन बड़ा अद्भुत रहा है। अब चूंकि आने वाले समय के अंदर जैतारण नगरपालिका के निकाय के चुनाव होने वाले हैं और आरएलपी पार्टी ने पहले से ये घोषणा कर दी है कि वो पूरे 25 के 25 वार्ड पर अपने कैंडिडेट को उतारने वाली है, या फिर लगभग जो महत्वपूर्ण वार्ड है उस पर तो ये पार्टी बड़े मुखर तरीके से चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ आरएलपी के बड़े दबंग नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय रोहित जी गुजर साहब है। बहुत सारी मिलीजुली छवि है रोहित जी आपकी। नमस्कार सभी साथियों को, क्रांतिकारी सलाम, जय भीम, जय तेजा, जय देव। गुजर साहब, बहुत सारी भ्रांतियां है। रोहित जी का जब नाम आता है तो खनन माफिया का नाम आता है, रोहित जी का जब नाम आता है तो अपहरण केस का नाम आता है, रोहित जी का नाम आता है तो युवा राजनीति आती है। वो सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व के साथ पुरानी यादों में हैं। नई यादें कि पंचायती राज की 23 और 21 सीटों के अंदर आरएलपी का जो प्रदर्शन रहा है पूरे पाली जिले के अंदर, जहां बीजेपी का गढ़ है, वहां पर 2 सीटें आई। अगर बहुमत में 1-2 सीटें इधर उधर होती तो आरएलपी निर्णायक पार्टी बन जाती। उस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है आप, और बहुत दिनों से हमारी मंशाएं थी कि आपका इंटरव्यू लिया जाए। तो सबसे पहले औपचारिक तरीके से, मेरा नाम विकास राज भाटी है, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं, और रोहित जी आपका मारवाड़ एक्सप्रेस पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद, आभार। गुजर साहब, बिना किसी औपचारिकता से सीधे सीधे सवाल पे आते हैं। पहला ही सवाल, नगरपालिका के चुनाव आने वाले हैं, आरएलपी लड़ रही है जी। किस प्रकार का एजेंडा है, क्या मैनिफेस्टो है, किन मुद्दों पे लड़ेगी? क्या राजनीतिक पार्टी बन के रहेगी या जनता के मैनिफेस्टो के मुद्दे होंगे? सबसे पहले तो आपका सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन जिस प्रकार से मेरा परिचय भ्राताश्री ने दिया कि खनन माफिया, बजरी माफिया, अपहरण करता, तो मैं कहना चाहूँगा कि वसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, वसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो मेरा सिस्टम ये था कि अगर मेरा कार्यकर्ता कभी दुख और तकलीफ में होगा, जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं और लगने भी चाहिए, लेकिन अपहरण का मामला हो चाहे बजरी का मामला हो, अपहरण के मामले में भी मुझे, आपने देखा होगा जिस मीडिया ने मेरे बारे में बड़ी बड़ी चढ़ा के खबर छापी और एक राजनीतिकरण हुआ उसका, और उसी के अगले दिन मेरे को पुलिस द्वारा क्लीन चिट दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास जी, साच को आँच नहीं है। मेरा लीगल काम है बजरी का, और नेता आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ इनके आरोपों से। आपके सीधे जो सवाल था उसका जवाब पे आऊँगा कि पंचायत राज चुनाव के अंदर कम समय के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ने करीब हमें 15 या 20 दिन पहले ये दिशा निर्देश दिया कि एनडीए गठबंधन से अलग होकर हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, और उसी की कड़ी के अंदर समय कम मिला और हमने यहाँ 8 सीटों पे चुनाव लड़ा है। और आपको ये बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि 200 सीटों पर हमने एक पर 540 और एक पर 604 वोटों से चुनाव जीता। ऐतिहासिक चुनाव, ऐसा नहीं कि 100-150 वोटों से, 640 और 504 अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्जिन रखते हैं, और 4 सीटों पर हम सेकंड रहे। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर लोगों की ये भावना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान, मजदूर, युवाओं की पार्टी है, और एक ऑप्शन के रूप में जो लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से दुखी हैं
वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देते हैं और उसी का परिणाम है। ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये मेरे पूरी टीम, मेरे साथ काम करने वाले लोगों की मेहनत थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पाली जिले में अच्छा प्रदर्शन रहा। गुजर साहब, चलते हुए बात करते हैं हम। एक विडंबना कह दीजिए या शायद आपके जो प्रतिद्वंदी नेता है वो आपके साथ सामने एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि खनन माफिया है या फिर ये बाहर के आए हुए हैं, जैतान की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, उनकी इनसिक्योरिटी हो सकती है। मगर जो आपका प्रदर्शन है युवाओं के प्रति वो नगरपालिका में किस प्रकार बढ़ेगा? क्योंकि भाजपा का तो गढ़ रहा है, करीब करीब सारी पंचायतों में एक रोहित को छोड़ दे बिल्कुल तो भाजपा बहुमत के साथ जीती और नगरपालिका के अंदर पहले से कांग्रेस का बोर्ड है, भाजपा सशक्त है। आरएलपी का प्रदर्शन कैसे होगा? देखिए, जब देश आज़ादी का संग्राम चल रहा था इस देश के अंदर, जब आज़ादी का संग्राम चला तो मुट्ठी भर लोग थे जो क्रांतिकारी थे, वो देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस टाइम में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ताता टोपे, इन लोगों को लोग कहते थे कि ये मूर्ख लोग हैं, इनके करने से कोई देश आज़ाद नहीं होगा। अगर वो लोग ये मान लेते हैं कि हमारे अकेले से शहीद होने से देश आज़ाद नहीं होगा, तो क्या वो क्रांतिकारी में फांसी के फंदे पे चढ़ते? लेकिन उन्होंने माना कि क्रांति का बीज बोया जाता है और इतिहास गवाह है विकास जी कि इतिहास भी बनता है तो उसको तोड़ने के लिए बनता है। और अगर ऐसा सोच ले कि भारतीय जनता पार्टी का जैतारण गढ़ है और ये भ्रांति हो जाए लोगों के कि इसको गढ़ को कोई तोड़ ही नहीं सकेगा, तो फिर कोई चुनाव ही नहीं लड़ेगा। तो मैं तो युवा हूँ और युवा जब जब भी निकलते हैं तो आपको पता है जिस और युवा चलते हैं उधर जमाना चलता है। तो मैं सब युवाओं को साथ लेके, और मेरे से बड़े हैं, मेरे बड़े भ्राताश्री हैं, मेरे पिता तुल्य लोग हैं, उनको साथ लोग लेके सबको, और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से त्रस्त हैं, इन दोनों के महागठबंधन से त्रस्त हैं, उन लोगों को साथ लेकर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। और आप देखना इस चुनाव में बहुत ही शानदार जानदार रिजल्ट रहेगा, क्योंकि युवाओं की बड़ी इच्छा है कि भाई साहब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जैतारण नगर पालिका चुनाव में लड़ाओ। और हमारा मैनिफेस्टो भी रहेगा इसका, जल्दी उसकी हम घोषणा भी करेंगे। और कल हमारी एक मीटिंग भी है, उस मीटिंग के पास आपको हम जल्दी ही तारीख भी बता देंगे उस मैनिफेस्टो का भी। और एक युवाओं को लेकर सकारात्मक राजनीति, एक पारदर्शिता की राजनीति करने के लिए हम जैतारण में आए हैं। और आरोप तो आपको पता है, इनको जितने आरोप हैं वो लगाने दो, साच को हाथ नहीं। अच्छा, चलिए, आपने युवाओं की बात की। जैतारण राजनीति में 2018 का वर्ष जो है बदलाव का दौर रहा। अविनाश जी को टिकट मिला और पूरी परिस्थितियां बदली। और अब भी जो नगरपालिका के चुनाव है, बहुत सारे पुराने नेता है मगर नए जो यूथ है जिनको अपने अधिकार पता चले हैं कि हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं और वार्ड में काम कर पाएंगे, वो नेता ज़्यादा आ रहे हैं। आप भी युवाओं की बात कर रहे हैं और 2 दिनों पहले हमने विधायक साहब से बात की, वो भी युवाओं की बात कर रहे हैं। आप अविनाश जी को अपने प्रतिद्वंदी नेता के तौर पर पाएंगे जब आप बीजेपी के सामने, जब आरएलपी नगरपालिका के चुनाव लड़ेंगे, तो उनको लेकर आपका कैसा रवैया है? देखिए, अविनाश जी मेरे बड़े भाई की तरह है, लेकिन जिस प्रकार की उम्मीदें 2018 के विधानसभा चुनाव में लगाया जैतारण विधानसभा के युवा, उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे साहब। उनके पास एक बैनर है भारतीय जनता पार्टी का, और यही बात सुरेंद्र गोयल जी की भी थी। उनके पास जब तक भारतीय जनता पार्टी का कवच था, जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध के अंदर कर्ण के पास कवच था, वैसा कवच इनके पास भारतीय जनता पार्टी का है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का कवच हट जाए ना तो 4000 पे रामा श्यामा है। अच्छा जी, तो रोहित जी का ये सीधा सीधा सा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बैनर के अलावा लड़ा जाए तो जमानत जब्त 4000 प्लस नहीं है। अच्छा। आपने देखा होगा कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र गोयल जी का क्या हाल हुआ था, आपने देखा ना, हमारे से बहुत पीछे थे। तो साहब ये कवच जिस दिन टूटेगा ना उस दिन रामा श्यामा है। चलिए, अविनाश जी पे चर्चा है। अविनाश अविनाश जी पे चर्चा हुई। दिलीप जी बहुत पुराना नाम है जैतारण की राजनीति का, और उनका नाम लेना इसीलिए ज़्यादा जरूरी हो गया कि इस बार उनका बोर्ड था कांग्रेस का, उसको भंग करना है। अविनाश जी भी उसी पे लगे हुए और आप भी उसी पे लगे हुए। दिलीप जी को लेकर क्या रणनीति रहेगी कि उनका राजनीतिक तजुर्बा है, आप नए हैं, तो उनके सामने किस प्रकार नगरपालिका का बोर्ड तोड़ के आरएलपी का बनाया जाएगा? देखिए, दिलीप जी की राजनीति तो मैं 2013 से देख रहा हूँ। उनकी कमज़ोर रणनीति, बदले की भावना, इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हुई जैतारण में। अच्छा, दिलीप चौधरी की राजनीति एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि बदले की राजनीति की जो भावना थी उनकी,
उसी का कारण है कि आज आपने देखा होगा किस प्रकार से मीडिया में चलाया इस पंचायत चुनाव से पहले कि कांग्रेस की बहुत ज़बरदस्त लहर है, कड़ी से कड़ी जोड़े। और क्या हुआ, 17 सीटें जीत रहे थे साहब, श्रीमान जी 7 सीटों पे आगे सिमट गए। तो मेरे को नहीं लगता ये चली हुई कारतूस हैं, जड़े हुए कारतूस हैं। अब तो नए कारतूस डलेंगे तोपों में, वो चलेंगे। ये तो जड़े हुए कारतूस हैं, इनके बारे में ज़्यादा मेरे हिसाब से बातें नहीं करनी चाहिए। नई राजनीति क्या होगी आपके हिसाब से? जैतारण के क्या मुद्दे होने चाहिए? आपने सुरेंद्र गोयल जी का जिक्र किया, करीब करीब 46.90 को 47 करोड़ का सीवरेज उन्होंने दिया। कांग्रेस ने भी पैसे खाए, अब भाजपा का बोर्ड आ रहा है तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के भी कुछ पार्षदों ने पैसे ले लिए, इसलिए बोल नहीं पा रहे। पूरे जैतारण शहर को खोखला कर दिया गया। आज बम्बो का बास हो, मुख्य बाजार हो, नाइयों का बास हो, उसमें पूरी कॉलोनीज़ के घर नीचे बैठ रहे हैं क्योंकि सीवरेज ने पूरे जैतारण को खोखला कर दिया है। अगर आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि आते हैं तो क्या सीवरेज के बारे में बात होगी? एक बात है विकास जी, आप पहले भी देखा हो तो इस चुनाव से पहले भी अगर सीवरेज की सबसे बड़ी मांग रखी तो मैंने रखी, सबसे बड़े प्रदर्शन किए तो मैंने किए सीवरेज के बारे में, घोटाले के बारे में। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उस जमाने में सुरेंद्र गोयल थे, उनका विरोध किया तो मैंने किया। नगर पालिका को मैंने कहा कि ये नगर पालिका नहीं है, नगद पालिका है, ये मेरा नारा था, ठीक है। उस टाइम में मैंने उनका विरोध किया और आज भी मैं नगर पालिका वाला जो काम हुआ था सीवरेज वाला, उससे संतुष्ट नहीं था। सबसे ज़्यादा प्रदर्शन मैंने किया। ठीक है, जिसका भाग्य बुलंद होता है वो सत्ता के शिखर पे बैठता है। मेरा भाग्य हो सकता है कि अभी लेट चल रहा है, लेकिन जब भाग्य के दरवाजे खुलेंगे ना तो इनके जो घोटाले हुए हैं सीवरेज का, इसकी भी जांच कराएंगे। और अगर आरएलपी के हमारे पार्षद जीतते हैं तो निश्चित रूप से सीवरेज घोटाले की जांच के लिए कमेटी की मांग करेंगे और जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं आज कहीं भी हो उनको लाएंगे और इस काम को जैतारण की राजनीति में जातिवाद बड़ा हावी रहता है। कई सालों का अगर हम टारगेट या पुराने आंकड़े देखें तो माली समाज का वर्चस्व रहा है चेयरमैन की सीट को लेकर। उसके प्रति क्या रहेगी? क्योंकि परिसीमन हो चुका है, पहले वार्ड 20 थे, अब 25 हो गए, तो राजनीतिक बदलाव हुए हैं। आरएलपी इस बार पहली बार चुनाव लड़ लिए, उससे पहले सिर्फ 2 ही संगठन हुआ करते थे, ये तीसरा संगठन है। तो क्या खास रणनीति क्या है? कौन से युवाओं को मौका देंगे? कितने वार्ड पर आप लोग लड़ेंगे? और मुख्य मुद्दा क्या रहेगा कि इन मुद्दे पर हम वोट लेंगे जैतारण की जनता का? लोग कह रहे हैं कि रोहित जी तो बाहर के देखो, ये निश्चित है, वो कह रहे हैं मैं बाहर का हूँ, लेकिन करीब मैं 20 साल से यहाँ सक्रिय रूप से रह रहा हूँ और 2 चुनाव भी हमने लड़े हैं आपके सामने। अब जातीय विशेष की राजनीति निश्चित तौर पे है, लेकिन विकास जी ये मान के चलना पड़ेगा कि एक जाति से कोई नेता नहीं बनता, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि एक जाति के बगैर भी कोई नेता नहीं बन सकता। दोनों फैक्टर काम करते हैं। अब रही बात एक जाति विशेष की, तो ये वक्त बताएगा उस टाइम में किसके कितने पार्षद बनते हैं, कौन सी पार्टी के जीतते हैं, और ये उस टाइम में तय करेगा। अच्छा, प्रमुख एजेंडा हमारा ये है कि नगर पालिका चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सदस्य हैं, कैंडिडेट हैं, उनको वोट क्यों दिया जाए। अहम सवाल ये है। मेरा मानना है, और मैंने अभी बताया था कि मैनिफेस्टो हम तैयार करेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा आंकड़ा मेरा ये है कि अगर निश्चित रूप से गली मोहल्लों की जिस प्रकार से सड़कों की हालत आज जैतारण के अंदर ऐसी है कि आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं और फिर जैतारण को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद विकास ही नहीं हुआ। चाहे तो लाइट देख लो, चाहे गलियां देख लो, गलियों के अंदर सड़क देख लो, सड़क के पास नाली देख लो, मेरे को लगता ही नहीं कि कभी इन नालियों की सफाई हुई है, कभी लगता नहीं कि कभी फंवारे चले हैं। आपने कल परसों एक न्यूज़ डाली थी, उस न्यूज़ को भी मैंने देखा और आपको धन्यवाद भी दूंगा कि लाखों रुपए का बजट ये ठेकेदार खा रहे हैं फव्वारों की आड़ में। इन फव्वारों के रख रखाव की एक व्यवस्था और किस प्रकार किस ठेकेदार को इनकी दी जाए कि ये सालाना चलते रहे। मेरे को लगता है कि कई फव्वारे तो ऐसे हैं कि साल में एक बार चलते हैं, वो भी देखा दिखावटी के। तो अगर नगर पालिका चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के यूथ को मौका मिलता है तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा और एक सकारात्मक राजनीति की तरफ जैतारण को ले जाया जाएगा। रोहित जी, एक आरोप आप पर यह भी है कि रोहित जी कहीं से भी चुनाव लड़े हमेशा भाजपा में मिल जाते हैं।
भले वो पिछली बार का चुनाव हो या पंचायती राज का हो, आपने 2 सीटें जीती। नगर पालिका का चुनाव हमने जहां तक ऑब्जर्व किया बड़ा माइनर होता है, 2-3 पार्षदों पे खींचतान होती है। और जैसा आप दावा कर रहे हैं कि कम से कम 4 से 5 पार्षद तो इस बार आरएलपी के जरूर निकल के आएंगे। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो आप बहुमत में लेंगे या आप किसी को जाकर बहुमत देंगे, और वो पार्टी कौन सी होगी जिसको देंगे? देखिए, ये मैं क्लियर कर दूं आपको बात। अब पंचायत चुनाव के अंदर भी अगर स्थिति ऐसी होती कि सीटें 1-2 कम पड़ती तो हम देते नहीं किसी को, हम लेते। अच्छा। हाँ, और यही आने वाले नगर पालिका चुनाव में अब किसी पार्टी का एक तरफा ही अगर चेयरमैन बन रहा है तो उसमें अपन कर नहीं सकते कुछ भी। लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं पेज फंसा तो मारवाड़ी में बोलते हैं ना, फाड़ी पंजाणो, तो फाड़ी पंजा जा। अगर कहीं पेज फंसा तो निश्चित रूप से फाड़ी बजा देंगे और आरएलपी का ही चेयरमैन बनाएंगे, हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, जो जीते थे उनका मदद के लिए समर्थन दे दिया। समर्थन दे दिया। उसका कारण ये था कि एनडीए में हमारा गठबंधन है दिल्ली में, और ऊपर से ये मैसेज था कहीं ना कहीं कि अगर ऐसी स्थिति हो कि अपना प्रधान नहीं बने और दोनों पार्टियों में से एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत है तो जीत की तरफ ही रहो, फिर हार की तरफ जाने से मतलब क्या है। इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, जब एनडीए का गठबंधन भी है। चलिए, ये अलाव है आपके यहाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था, यहाँ बैठ जाते हैं। अभी तक सवाल हमें आपसे बहुत सारे करने हैं। जी। आपकी पार्टी जो है एक बड़ा मुद्दा लेके चुनाव लड़ रही है और आप युवाओं की बात भी करते हैं। नगर पालिका की बहुत सारी बात हुई गुजर साहब। अब हमें कि जेतारण जो है एक बड़ी माइंस की हब बन रहा है, लोग माइन से करवा रहे हैं, माफिया भी बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर। विधायक साहब धरना करते हैं, धरने में कहते हैं कि फैक्ट्री वालों को बुलाया जाएगा। मैं उस मीटिंग में था, कहा जाएगा 1 महीने में निम्बोल की रोड बना देंगे। आप सिर्फ नगर पालिका के नेता नहीं हैं, आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार की आपकी मेहनतें हैं, आप विधायकी में भी अपना हाथ जरूर आजमाएंगे। जैसा आपका गठबंधन भी है, शायद आप टिकट के लिए भी मांग करेंगे। मगर जेतारण जहाँ पर इतने बड़ा प्लांट है, श्री सीमेंट हो, निर्मा सीमेंट हो, अंबुजा का प्लांट हो, सारे प्लांट इस क्षेत्र में आते हैं, फिर भी विकास के लिए बार बार पैसा सरकार से मांगा जाता है। इनका बड़ा बड़ा CSR का फंड है जो अपने ही NGOs में खर्च कर दिया जाता है, मगर जेतारण विधानसभा को कुछ नहीं मिलता। इसके प्रति क्या रवैया रहेगा आपका फैक्ट्रियों को लेकर? देखिए, आपने एक सवाल के अंदर कहीं ना कहीं 2 सवाल कर दिए, और यही पत्रकारिता है असली। आपने विधायक जी के बारे में भी पूछ लिया, और फिर ठीक है कि आपका भी बता दो। तो युवाओं से पूछा जा सकता है, बहुत सारे नेता होते हैं, मैं आज कह भी रहा हूँ मारवाड़ एक्सप्रेस पर, जो बहुत सारे नेता होते हैं पहले सवाल पूछते हैं। रोहित जी की हमें ये बात अच्छी लगी, रोहित जी ने कहा जो आपका मन हो वो पूछ लीजिएगा, कोई सवाल जवाब पहले से नहीं होगा। तो अब आप फंस गए। हमें ये भी बताना है कि विधायक साहब के धरने से क्या निकल के आया, जो मैंने परसों भी पूछा था, और आने वाले समय के अंदर आपका क्या रुख रहेगा फैक्ट्रियों को लेकर? देखिए, मेरा तो स्पष्ट था, मैं शुरू से आज तक कह रहा हूँ, और मैंने घोषणा भी की थी कि 23 तारीख को मेरा धरना होगा। लेकिन पंचायत चुनाव थे, मैंने वो घोषणा की थी 20-25 दिन पहले, ठीक है। तो लेकिन पंचायत चुनाव का मुझे पता नहीं था, पंचायत चुनाव की डेट आ गई और 23 तारीख को प्रधान उप प्रधान वाला मामला था, तो मैंने उस धरने को पोस्टपोन कर दिया था, मेरे वाले को, जो मैं बांगड़ सीमेंट के सामने देने वाला था। आप कह रहे थे विधायक जी, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि विधायक जी की बातों में दम नहीं। उन्होंने कहा था युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि डाक जोन के अंदर जो भी किसानों की ज़मीन आती है जिस पर डस्ट जमती है उनको मुआवजा दिलाएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था जिन किसानों के ट्यूबवेल चल रही है इन कंपनी की श्री सीमेंट की बड़ी बड़ी, उन ट्यूबवेलों को बंद कराएंगे क्योंकि पानी का स्तर जा रहा है नीचे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि किसानों को मुआवजा दिलाएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम अच्छी शिक्षा देंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था हम अच्छा स्वास्थ्य देंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि फैक्ट्रियों के नाक में नथ डाल के रोजगार दिलाएंगे। तो साहब, कहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। जनता रिजल्ट मांगती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है। लोग उंगलियों पे रखते हैं कि आपने फला दिन क्या बोला था। तो धरना देना, अच्छी टेंट लगाना, टेंट में पंखे लगाना, पंखे लगा के 5 आदमी बैठ जाना, आते सैनिटाइजर करा के राम राम सा, राम राम सा, ऐसे करने से नहीं होता। धरनों से कौन मानने वाला है? आपको जाना पड़ेगा, फैक्ट्री के सामने लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट निकलेगा। जैतान बैठ के आलिशान टेंट लगा दिया, गद्दे लगा दिए और बुला लिए, ऐसे धरना नहीं होता श्रीमान जी। धरना देने के लिए आपको फैक्ट्री जाना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके फैक्ट्री बाहर निकलेगी। पर्दे के पीछे की राजनीति आप हमें नहीं सिखा सकते, सब जानती है जनता, सब एक्टिव है, यूथ पूरा एक्टिव है। ऐसे नहीं होते धरने साहब। गुजर साहब, अगर
मान लेते हैं कि आप विधायक होते तो क्या रवैया होता आपका इन फैक्ट्रियों को लेकर कि लोग बहुत परेशान हैं। एक बहुत आम रोड की बात करें, निम्बोल की रोड, जहां 3 सरपंच बैठते हैं, अगर ग्राम पंचायतों में अगर तीनों कॉपरेट करके पैसे निकाले तो भी रोड बन जाएगी। या विधायक साहब के पास भी विधायक कोष का फंड आता है, अगर वो निजी मंशा चाहे तो सड़क बन सकती है, PWD चाहे तो सड़क बन सकती है, और इन सबको छोड़ दे तो अगर निर्मेक्स फैक्ट्री चाहे तो भी रोड बन सकती है, मगर रोड बन नहीं रही। लोग बहुत सामान्य सा सवाल करते हैं कि अगर सड़क नहीं बना सकते तो जो बड़े बड़े ख्वाब रेलवे के दिखाया है कि जेतान से रेल निकाल देंगे, वो कैसे पूरे होंगे? वो तो रेल तो निकल गई। हाँ। और निमोल वाली सड़क निकल जाए, जो रेल है, ये निमोल वाली सड़क अब बनेगी। प्रयासरत है, मेरी बात हुई है, अब बनेगी। लेकिन जिस प्रकार का आप कह रहे हो, निश्चित रूप से निम्बोल की नहीं, पूरी सड़कों का यही हाल है। आप कभी कुड़की वाली सड़क देखो, अब तो वो बन गई। वो हमने वहाँ दिया था, अपने रूपनगर के चौराहे पे हमने हाईवे जाम किया था, हमने और हमारी टीम ने। उसी का परिणाम था कि वो सड़क बन गई। और देख लेते हैं 5-10 दिन में ये काम चला देते हैं, वरना इसको भी रोकेंगे। सब बातों से नहीं बनेगी, वहाँ जाके उस सड़क को रोकना पड़ेगा। और रोक के जब फैक्ट्री के गाड़ी घोड़े रुकेंगे ना, तब भी काम होगा। क्योंकि ये फैक्ट्रियाँ हैं, ये इतने हड़के में नहीं लेते। चलिए रोहित जी, आखिर के अंदर एक सवाल, बहुत सारे युवा हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं जो इस बार राजनीति की मंशा बना चुके हैं कि नगर पालिका में हमारा भाग्य आजमाना है। आपने ओपन फेसबुक पर एक पोस्ट डाल के कह दिया है कि जो भी नए जनप्रतिनिधि है जो RLP के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका संक्षिप्त में क्या संदेश रहेगा अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं युवा? देखिए, मैं उन सबसे निवेदन ही करता हूँ कि आप आओ, आपका पूरा मान सम्मान होगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपकी तन मन धन से मदद करेगी। और मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ दौड़ेंगे, आपके लिए घर घर, गांव गांव, शहर के हर घर में जा के वोट मांगेंगे और पूरी उनकी मदद की जाएगी। तो उन सबसे मेरा निवेदन है कि व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति के अंदर आप आए और जुड़े और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करें। आप सब जुड़ोगे तभी हम मजबूत हो पाएंगे, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन इसमें भी एक बात है, अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन अपनी औकात पे आए तो भाड़ झोंकने वाली आंख जरूर फोड़ सकता है। तो कोशिश तो करेंगे हम। आपका नेतृत्व उसी पार्टी से है। मैं और इंटरव्यू थोड़ा सा लंबित होगा, मगर हनुमान जी के आप बड़े चहीते नेता है। भले कोई भी पार्टी का मंच हो, आप बिल्कुल पास में मिलते हैं हनुमान जी के। तो हनुमान जी की राजनीति, जैसे आप कह रहे हैं, एक अकेले चने के समान हो सकती है। किसान आंदोलन को लेकर जो उनके गठबंधन के साथ, एक आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो मैं एक सवाल ये पूछ ही लेता हूँ, क्या ये गठबंधन कितना लंबा रहेगा? बार बार ये कभी चौधरी साहब वहां से हरीश जी कोई बयानबाजी करते हैं, इधर हनुमान जी के स्टेटमेंट आते हैं। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के प्रवक्ता है, प्रवक्ता होने के नाते आप ये बता सकते हैं मीडिया को कि अब ये गठबंधन कितना लंबा चलेगा? मुझे पता था, मैंने आपका चेहरा देख के समझ गया था ये सवाल होगा, तभी मैंने कह दिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अपने औकात पे है तो भाड़ झोंकने वाले की आंख जरूर फोड़ सकता है। तो इसका नाम हनुमान है। जब देश हित के अंदर बात आई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने NDA के साथ गठबंधन किया, मोदी जी के साथ। राजस्थान में नहीं किया, देश हित में मोदी जी के साथ किया। लेकिन आज वर्तमान हालत विकास जी ये है कि कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि कृषि बिल वापस लिया जाए। अच्छा, इस मुद्दे को मैं थोड़ा बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि आज 40% लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनको ये भी नहीं पता कि कृषि बिल को वापस लेने की आवश्यकता क्यों है। उन्हें नहीं पता, उन्हें जैसा सिखाया जा रहा है, जैसा बोल रहा है। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों की प्रमुख मांग क्या है कि MSP हमें लिखित में दो। कुछ लोग मेरे साथी ये भी कहेंगे कि साहब मोदी जी कह रहे हैं कि लिखित में देने के लिए तैयार हैं, तो सरकार कह रही है कि MSP हटाई नहीं जाएगी, जैसी एक भ्रांति विपक्ष फैला रहा है कि जो न्यूनतम दर का मूल्य हटाई देंगे मंडियों से, सरकार कह रही है कि वो रखा जाएगा। देखिए, कहने से नहीं होता। कहने में तो आप 15 लाख के लिए कह रहे थे, कहने में तो आप 2 करोड़ रोजगार के लिए कह रहे थे, कहने में तो आप मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, कहने से नहीं होता। लोकसभा बुलाओ, लोकसभा बुला के तुरंत प्रभाव से विधेयक पारित करो कि MSP रहेगी, सालाना बढ़ेगी, जब जाके किसान मानेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे किसान कि आपने कह दिया। विश्वास, आपकी बात सही है, विश्वास कर सकते हैं, लेकिन विश्वास आज के ज़माने में किसान जब इतना बड़ा आंदोलन लेके चल रहा है तो वो तभी मानेंगे जब आप लोकसभा बुला के और ये विधेयक पारित कराओगे। केंद्र की सत्ता बहुमत के साथ बैठी है, अगर वो इस बार भी अड़ गई कि हम किसी प्रकार का संशोधन नहीं करेंगे, और हनुमान जी खुले मोर्चे के साथ दिल्ली के बॉर्डर तक एक बार चले गए और 20 तारीख को शायद एक बड़ा आंदोलन और होगा, तो अगर ये खींचतान होती है और केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती या संशोधन नहीं करती है, तो क्या गठबंधन टूटने की कगार पर आ जाएगा? देखिए, कल हमारी मीटिंग है प्रदेश कार्यकारिणी की,
और निश्चित तौर पर अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो एनडीए गठबंधन निश्चित रूप से टूट जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और किसान जवान के लिए अगर गठबंधन तोड़ना पड़ेगा तो हम एक बार नहीं 1,00,000 बार तोड़ेंगे। चलिए, ये रोहित जी गुजर साहब थे। बहुत सारी मिलीजुली बातें हुई, नगरपालिका से बात उठी, जो जैतारण के विधायक से होकर, पूर्व विधायक से होकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर बात हुई। बड़ी बात हमें अच्छी ये लगी इनकी कि बड़ी बेबाकी से इन्होंने सब चीज़ों के उत्तर दिए, कोई सवाल पहले से बताया नहीं था, पहले से जो स्ट्रक्चरिंग जो इंटरव्यूज़ होते वैसा कुछ भी नहीं था। इनके फार्म हाउस से बड़ी आपनेता से मिलाया और हमें भी बड़े लंबे समय से इंतजार था कि एक ऐसे युवा का, एक ऐसी नई पार्टी का सामंजस्य जैतारण की राजनीति के साथ बिठाया जाए जिससे जैतारण के कुछ मुद्दों को डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जा सके। मेरा नाम विकास राज भाटी है, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। हमारे साथ कैमरे पर सुरेश भाटी है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।